को सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। हो जाते हैं कि हम आगे उसमें शोध की सभी संभावनाओं को समाप्त करते हैं और ये मानते हैं कि शोध का मतलब ये है कि जिसके लिए सरकार कोई विशिष्ट प्रोजेक्ट उपलब्ध कर रहा है। शोध हुआ नहीं होता है। कुछ बिहार की भी मैंने कहा बीमारी क्या हो गई, उन्होंने कहा ये इंसेफ्लाइटिस है। तो मैंने कहा ये ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा इसका कोई उपचार नहीं है। तो मैंने कहा आप कैसे करते हैं? उन्होंने कहा कि वो लक्षण के आधार पर हम दवा दे देते हैं और इसमें भी ये पता नहीं कि इसमें कौन सा वायरस है, इसलिए कोई उपचार केवल अंदाजे के आधार पर हम लोग करते हैं। खैर मैंने राज्य सरकार से बातचीत की। राज्य सरकार से मैंने कहा कम से कम इनको फ्री में उपचार की व्यवस्था तो करवा दी थी। राज्य सरकार ने उस समय कुछ फंड वहां के लिए स्वीकृत किया, उपचार शुरू होना शुरू हुआ। बड़ी खराब स्थिति थी और फिर मैंने जब उसके पीछे देखने का प्रयास किया कि आखिर ये बच्चे कब से मर रहे हैं, यानी मैं 1998 में पहली बार सांसद बना था और जब मैंने पूछा कि आखिर ये बच्चे मर कब से रहे हैं तो पता लगा 1977 से एक सिलसिला लगातार चल रहा है। 1977 से लेकर के 1998 तक, और 1998 के बाद फिर मैंने जब उसके खिलाफ लड़ना शुरू किया तो 2017 हो गया। यानी 1977 से 2017 तक 40 वर्षों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों बच्चे इंसेफ्लाइटिस से मरते थे, उससे असमय काल्पनिक होते थे। लेकिन किसी ने भी जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर इसका कारण क्या है, किसका हम क्या समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं 1998 से कोई बार ऐसा नहीं था, कोई महीना यानी जुलाई से लेकर नवंबर तक कोई महीना नहीं होता था जब मैं हर सप्ताह एक बार वहां का विजिट में करता रहा हूं। मैं हर सप्ताह जाता था, देखता था, बातचीत करता था, कारण में जानने का प्रयास करता था। संसद में मुझे इस पर हर सत्र के दौरान बहस करने का मुझे अवसर भी मिलता था। हमने इस दौरान वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने का प्रयास भी किया। लेकिन 2017 तक पहुंचते पहुंचते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि इसमें उपचार की कम, हमें अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से, कन्वर्जेंस की योजनाओं के माध्यम से इसके समाधान का रास्ता निकालना होगा। और 2017 में जैसे मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने सबसे पहला काम किया था गोरखपुर के लिए और ईस्टर्न यूपी के लिए अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस के जड़मूल से समाप्त करने के एक अभियान को आगे बढ़ाना। मुझे आश्चर्य हो रहा था जब कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की तो उसमें कहा था कि बार बार व्यक्ति अपना हाथ धोए, साबुन से हाथ धोता रहे, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहे। हम लोगों ने जब 2017 में इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ अभियान की शुरुआत कुशीनगर जनपद से की थी। कुशीनगर जनपद सर्वाधिक इससे प्रभावित था। तो हम लोग एक मलिन बस्ती में गए, मुसर जाति की वो बस्ती थी, तो वहां गए थे। वहां पर जाकर के मैंने साबुन वितरित किए थे लोगों को हाथ साफ करने के लिए। मीडिया ने मेरे खिलाफ पूरे 3 दिन तक एक अभियान चलाया था कि मैं गरीबों का अपमान कर रहा हूं साबुन बांट करके। खैर मैंने उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और मैंने इस अभियान को किया। फिर प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन को जब लागू किया तो मैं इस बात को मानता था कि स्वच्छ भारत मिशन इसमें बहुत बड़ा सहायक बन सकता है। हम लोगों ने प्रभावी ढंग से स्वच्छ भारत मिशन में सामान्य सैनिटाइजेशन के साथ साथ इस बात को चिन्हित किया कि कितने ऐसे परिवार हैं, और पुराने डाटा को भी निकाला था, पूरी टीम लगाई थी, कितने ऐसे परिवार हैं जहां पे इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले बच्चों के परिवार के लोगों के पास शौचालय नहीं थे, और उसमें से ज्यादातर परिवार ऐसे थे जिनके पास अपने व्यक्तिगत शौचालय नहीं थे। खुले में शौच, उसका कारण एक समझ में आया। दूसरा, पेयजल, शुद्ध पेयजल नहीं है, यह भी एक चुनौती थी क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जलस्तर काफी ऊंचा है और 10 फुट पर पानी मिल जाता है। तो लोग एक सामान्य सेलो हैंडपंप लगाते हैं, उसी से पानी खींचते, उसी को पी लेते हैं। तो हम लोगों ने कहा अगर पेयजल की व्यवस्था हो जाए, पेयजल नहीं, आप उनको आरओ का पानी नहीं दे सकते तो कम से कम पानी गर्म करके लोग पिए, हो सकता है इससे समाधान हो।
और इसको अभियान के रूप में लिया। हमने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया, मेडिकल एजुकेशन को इसके साथ जोड़ा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज को ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और पेयजल के लिए, नगर विकास विभाग को नगरीय क्षेत्र में पेयजल के साथ साथ स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ने, महिला और बाल विकास विभाग को जोड़ा गया कि कुपोषित परिवारों में समय पे पोषाहार मिले और उन्हें हम कुपोषण से मुक्ति दे सकें। बेसिक शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ और ये सभी विभाग एक साथ जुड़ करके मैंने यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि हर 15 दिन में आप इसकी समीक्षा करेंगे और हर महीने में इसकी समीक्षा करूंगा और फील्ड विजिट करेंगे। परिणाम क्या रहा? जो बीमारी 40 वर्षों में जिसका समाधान नहीं हुआ, 4 वर्ष में हम उस बीमारी में मौत के आंकड़ों को 95% से कम नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त। और मैं आज एसपीजीआई के जितने भी हमारे यहाँ नए बनने वाले चिकित्सक हैं, सबसे यही कहूंगा, हमारी सबसे बड़ी खामी क्या है? आप में से बहुत सारे लोग आवश्यक नहीं कि आप एसपीजीआई में काम करें या किसी मेडिकल संस्थान में ही जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे। होता क्या है, जब हम एक बार बनते हैं तो हम केवल अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस तक सीमित रह जाते हैं। हम अपनी किसी पेशेंट की केस हिस्ट्री को अपने पास संभाल करके नहीं रखते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम स्वयं भी अपने स्टडी पेपर बनाना प्रारंभ करें, रिसर्च पेपर हर एक तय कर लें कि हर एक बीमारी पर एक नया रिसर्च पेपर आपका तैयार हो सकता है, पब्लिकेशंस आपके तैयार हो सकते हैं, अपने आप में एक नई स्टडी होगी लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, और वर्तमान के साथ जीने की वो हमें एक नई प्रेरणा दे सकता है। हम लिखना बंद कर देते हैं। जब प्रैक्टिस एक बार शुरू करते हैं तो फिर उसी में इतने मगन हो जाते हैं कि हम आगे उसमें शोध की सभी संभावनाओं को समाप्त करते हैं और ये मानते हैं कि शोध का मतलब ये है कि जिसके लिए सरकार कोई विशिष्ट प्रोजेक्ट उपलब्ध कर रहा है। शोध वह नहीं होता है। शोध के लिए हर एक कार्य, आपके पास आने वाला हर एक पेशेंट अपने आप में शोध का एक नया रिसर्च पेपर आपको दे सकता है और रिसर्च पेपर दे सकता है। मैंने देखा जितने बड़े प्रतिष्ठित संस्थान हैं, वे प्रतिष्ठित संस्थान उस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और जितने भी इंटरनेशनल मैगजीन हैं उनमें जो भी इस प्रकार के पब्लिकेशंस आते हैं उन सब पे हम लोग इस बात को देखते हैं कि उन्होंने एक सामान्य सी दिखने वाली बात को व्यवस्थित और साइंटिफिक तरीके से कैसे प्रस्तुत किया, वह लोगों के लिए एक नजीर बनता है और आप में से हर एक व्यक्ति को अभी से इसकी आदत डालनी पड़ेगी। इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान 40 वर्षों तक देश और दुनिया के वैज्ञानिक जिस पर मौन बने रहे, देखते रहे, अलग अलग प्रकार की उन्होंने गोरखपुर और ईस्टर्न यूपी को और उनके बच्चों को एक गिनी पिग बना करके उसको केवल अपने स्वयं के शोध का एक अड्डा बना दिया था। हमारी सरकार ने मात्र 4 वर्ष में उस समस्या का समाधान किया और अंतर विभाग के समन्वय से किया। इसमें हमने किसी वैज्ञानिक को इन्वॉल्व नहीं किया। जो हमारे पास मौजूदा संसाधन था उसी संसाधन को हम लोगों ने लगाया, कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं किया। आज परिणाम है, मैं कह सकता हूं, जब कोई मुझसे पूछता है सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या है, मैं कहता हूं हजारों बच्चे जो पहले इंसेफ्लाइटिस से मरते थे उन बच्चों को हमारी सरकार ने नया जीवन दिया है। ये हमारी सरकार के साथ एक उपलब्धि है और उस उपलब्धि के साथ मुझे लगता है कि आप में से हर व्यक्ति अपने जीवन को और भी गौरवान्वित कर सकता है। एससीपीजीआई की अपनी प्रतिष्ठा, एससीपीजीआई ने बहुत अच्छे परिणाम दिए, लेकिन बिना किसी खर्चे के मौजूदा संसाधन से ही हम बेहतरीन परिणाम दे, ये हमारी अतिरिक्त उपलब्धि हो सकती है और उस उपलब्धि के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए सभी तैयार रहना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से, जब यहाँ पर इस नए सेंटर का हम लोकार्पण का कार्य संपन्न किए हैं, इसका लाभ पूरे प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। किडनी रोगी जो परेशान रहते थे उनको देश और दुनिया के अंदर जगह जगह अपना एक नया ठिकाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, कहीं तो हमें किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध't हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा, सीमित संख्या में कार्य हो पाता था। आज उसका लाभ तो प्राप्त होगा ही, लेकिन साथ साथ एससीपीजीआई से बहुत उम्मीदें हैं और उस उम्मीद पर खरा उतरना
इस संस्थान से जुड़े हुए प्रत्येक फैकल्टी मेंबर्स की और प्रत्येक स्टूडेंट का दायित्व बनता है, क्योंकि इसकी गरिमा बढ़ेगी, आपकी भी गरिमा बढ़ेगी। और आज जब यहाँ पे हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं, चीफ सेक्रेटरी जो स्वयं पीजीआई के यहाँ के बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, यहाँ के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी विभाग के यहाँ पर मौजूद है, मैं यहाँ पर एक नई घोषणा यहाँ के लिए करना चाहता हूँ, वह है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के बारे में। पीजीआई को सरकार एक एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर भी उपलब्ध कराएगी, लगभग 500 करोड़ रुपए इस पर खर्च आएंगे और सरकार इस कार्यक्रम को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पीजीआई अपनी इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा करके वर्तमान के साथ चलने, वर्तमान का मतलब जो मैंने पहले भी कहा, अतीत की गौरवशाली उपलब्धियों को कम नहीं होने देना, लेकिन अपनी भावी योजनाएं हम नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ दुनिया के किसी भी अच्छे संस्थान के साथ हम अपनी प्रतिस्पर्धा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो यह मुझे लगता है वर्तमान में जीने की कला हम सबको, बहुत सारे लोगों को एक नई प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। आप सबको आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। तो लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ एक खास कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्होंने तमाम उपलब्धियां भी सरकार की गिनाते हुए वो नजर आए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।